17 नवंबर 2012 मैक्सिको के कोस्टा एजुल पोर्ट पर सुबह का वक्त था और हल्की हल्की सुनहरी सी धूप फैली हुई थी। मौसम बहुत सुहाना था और इस पोर्ट पर काम करने वाले सारे मछुआरे बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे थे। इस मछली पकड़ने वाले बंदरगाह पर रोज़ की तरह ही हलचल थी। जोश सल्वाडोर अल्वारेंगा अपनी पुरानी लगभग 13 फीट लंबी बोट को तैयार कर रहा था मछली पकड़ने के लिए। इस दिन भी सब कुछ हर दिन जैसे रूटीन की तरह ही हो रहा था, लेकिन उसे क्या पता था कि मछली पकड़ने का ये 30 घंटे का सफ़र उसकी ज़िंदगी का सबसे डरावना ख्वाब बनने वाला था और ये विशालकाय समंदर उसे 438 दिनों तक अपने अंदर कैद करके रख लेगा। अल्वारेंगा का पुराना साथी जो रेगुलरली मछली पकड़ने के लिए समुद्र में उसके नाव में उसके साथ ही जाया करता था, वो किसी रीज़न की वजह से आज नहीं आ पाया था, जिसकी वजह से एक 23 साल का नया लड़का जो अभी अभी मछली पकड़ना सीख ही रहा था, उसे अल्वारेंगा के साथ मछली पकड़ने के लिए इस विशालकाय समंदर में भेज दिया गया। और अल्वारेंगा ने भी बिना किसी सूझबूझ के उसकी ये बात मान ली। लेकिन उन्हें क्या खबर थी कि यही सफ़र उनकी ज़िंदगी का सबसे भयानक सफ़र बनने वाला है। इनकी उस छोटी सी 13 फीट की बोट में सारा साजो सामान रख दिया जाता है, ताज़ा पानी, सूखा खाना और मछलियाँ जो पकड़ी जाने वाली है उन्हें रखने के लिए एक रेफ्रिजरेटर। और यही रेफ्रिजरेटर आगे जाकर इन दोनों की जान बचाने वाला है। उन्होंने अपने साथ मछली पकड़ने वाली नेट रखी और बोट की मोटर को स्टार्ट कर दिया और इनकी एक छोटी सी बोट विशालकाय समंदर में धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। ये लोग कोस्टा एजुल पोर्ट से लगभग 120 किलोमीटर की दूरी पर अपनी बोट को लेकर जाते हैं ताकि वहाँ इन्हें बड़ी बड़ी मछलियाँ मिल पाए, जो कि छोटी छोटी मछलियों के मुकाबले काफ़ी महंगी कीमत में बिकती थी। ये दोनों खुशी खुशी उस समंदर में अपना जाल फैला देते हैं और आराम करने लगते हैं कि तभी अल्वारेंगा की नज़र आसमान की तरफ जाती है। जैसे ही उसकी नज़र आसमान की तरफ पड़ती है, वो देखता है कि सूरज धीरे धीरे गहरे बादलों के पीछे छिपता जा रहा है और उनकी बोट की तरफ एक बहुत बड़ा समुद्री तूफान आ रहा है। उस तूफान को इनके करीब पहुंचने में ज़्यादा देर नहीं लगती और कुछ ही सेकंड्स में समुद्री लहरों का जोर बढ़ जाता है और इनकी बोट हिलने डुलने लगती है। अल्वारेंगा इस खतरे को भांप लेता है और तुरंत ही उस जाल को वहीं छोड़कर बोट की मोटर स्टार्ट करता है ताकि वो लोग वापस से पोर्ट की तरफ जा सके। अल्वारेंगा जैसे तैसे उस बोट को घुमाता है और अपने पोर्ट की तरफ रवाना होता है। ये लोग अभी समुद्र किनारे से लगभग 20 किलोमीटर दूर ही पहुंचे थे। इन्हें कोस्टा एजुल पोर्ट और अपना गांव साफ साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन इनकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी कि ये वहां तक पहुंच पाए। इनके बोट की रफ्तार बहुत तेज थी, लेकिन अचानक फिर कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर इन दोनों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बोट की मोटर से धुआं निकलना शुरू हो जाता है और अचानक से बोट एक जगह पर रुक जाती है। इन दोनों को अपनी मंजिल अपनी आंखों के सामने साफ दिखाई दे रही थी, इनका गांव। लेकिन अफसोस ये वहां तक पहुंचने नहीं वाले थे। वहीं दूसरी तरफ हर सेकंड वो खतरनाक तूफान इनकी बोट के और करीब आए जा रहा था। अल्वारेंगा ने बिना देर किए जीपीएस और मोबाइल फ़ोन निकाला और अपने बॉस को कॉल करने लगा। इनकी बोट समुद्र में होने की वजह से वहां पर नेटवर्क नहीं आ रहा था, तो जैसे तैसे अल्वारेंगा ने जीपीएस की मदद से इनके बॉस को अपनी लोकेशन भेजी और मैसेज भेजा कि हम लोग फंस चुके हैं। और ये दोनों उसी बोट में बैठकर जवाब का इंतज़ार करने लगे। ये लोग इंतज़ार कर ही रहे थे कि कुछ ही मिनटों बाद वो तूफान इन्हें अपनी चपेट में ले लेता है और इनकी बोट को बुरी तरीके से धक्का देता है। ये झटका इतना खतरनाक था कि इनकी बोट पर मौजूद एक एक चीज़ अब समुद्र के पानी में गुम हो चुकी थी। इनके पास अब दुनिया से कांटेक्ट करने के लिए कोई भी सामान नहीं था और तूफान इन्हें अपने साथ समुद्र की गहराइयों में लेकर जा रहा था। ये तूफान इतना खतरनाक था कि ये लगभग 5 दिनों तक चला और इन दोनों ने अपने आप को बचाए रखने के लिए रेफ्रिजरेटर से सारी मछलियों को निकाल कर बाहर फेंक दिया और खुद ये दोनों उस रेफ्रिजरेटर के अंदर जाकर बैठ गए। इन दोनों ने लगभग 5 दिनों तक सिर्फ पानी पीकर गुजारा किया और जैसे ही तूफान थमा, ये अपनी बोट में बाहर आए और ये बाहर निकलकर देखते हैं तो इन्हें अपने चारों तरफ एक ही चीज़ दिखाई देती है, गहरा और नीला समंदर। इन लोगों ने आसपास देखकर यह अंदाज़ा लगाने की कोशिश की कि आखिर किस जगह पर है, लेकिन इन्हें दूर दूर तक कोई ज़मीन दिखाई नहीं दी। इनकी बोट की मोटर टूट चुकी थी और सबसे बुरी बात, ना इन लोगों के पास अब खाना बचा था, ना पीने लायक पानी और ना ही इनकी बोट में चप्पू लगे हुए थे। इसका मतलब है ये अब पूरे तरीके से समुद्र की लहरों पर निर्भर है कि वो इन्हें किस डायरेक्शन में लेकर जाने वाली है। ये जिस समुद्र में थे वो कोई आम समुद्र नहीं है, ये पैसिफिक ओशन था। पैसिफिक ओशन इकलौता ऐसा ओशन है जो कि इतना विशाल है कि वो हमारी पूरी धरती पर जो ज़मीन का हिस्सा है वो अपने अंदर समा सकता है। हमारी इस धरती पर अगर इस पैसिफिक ओशन में एक तरफ से गड्ढा करना स्टार्ट किया गया तो दूसरी तरफ धरती के जहाँ पर वो गड्ढा निकलेगा वो भी पैसिफिक ओशन के ही अंदर होगा।
इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये लोग कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुके थे। जैसे तैसे पहले 2-3 दिन तो ये लोग गुजार लेते हैं, लेकिन भूख की शिद्दत और पानी की प्यास इन्हें झंझोड़ के रख देती है। एल्वारंगा को यह आइडिया आता है कि अगर वो इस समुद्र से मछलियाँ पकड़ ले तो उन्हें खाने की कमी नहीं होगी, और इसी सोच के साथ वो इस बोट से बाहर अपना हाथ समुद्र में लटकाए बैठ जाता है। जैसे ही एक छोटी सी मछली उसके पास आती है, वो तुरंत झपटता है और उस मछली को पकड़ लेता है। और सबसे बड़ी मुश्किल थी, इन लोगों के पास उस मछली को पकाकर खाने के लिए आग नहीं थी, ना ही ऐसी कोई चीज़ थी जिससे वो आग जला सके, तो इन्हें उस मछली को कच्चा ही खाना पड़ता है। एल्वारंगा के साथी को पहले कच्ची मछली खाने से घिन आती है, लेकिन जब भूख की शिद्दत बढ़ती है वो भी इसे खाने लगता है। इन लोगों ने खाने का जुगाड़ तो कर लिया था, लेकिन इनके पास पीने लायक पानी नहीं था। हालांकि इनके आसपास बिलियंस ऑफ गैलन्स पानी था, लेकिन वो इसे पी नहीं सकते थे। ये लोग पूरे तरीके से बारिश पर निर्भर हो गए थे। जब भी बारिश आती, ये अपने पास मौजूद बोतलों में उस बारिश के पानी को स्टोर करके रख लेते, और जब हफ्तों तक बारिश नहीं होती तो ये लोग प्यास से तड़पते रहते। इसी तरीके से वक्त गुजरने लगता है। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने ऐसे ही गुजर जाते हैं। दिन भर की तपती हुई धूप इनकी स्किन को जलाने लगी, और रात को हड्डियां जमा देने वाली ठंड इनका हौसला और कमजोर करने लगी। इन दोनों को समुद्र में रहते रहते अब इतना समय हो गया था कि ये लोग हेलुसिनेट करने लगे थे। कई बार इन्हें अपने आसपास आइलैंड्स दिखाई देते, जमीन दिखाई देती, लेकिन वो सिर्फ हेलुसिनेट कर रहे थे। वहां पर असल में ऐसी कोई चीज मौजूद नहीं थी। पैसिफिक ओशन में कई सारे छोटे छोटे आइलैंड जरूर है, लेकिन उनमें से 90% आइलैंड्स पर आज तक किसी इंसान ने कदम तक नहीं रखा, क्योंकि इस विशालकाय समंदर में वो आइलैंड सिर्फ एक डॉट के बराबर होते हैं। जब उस समुद्र में बड़े बड़े आइलैंड्स का ये हाल था, तो सोच कर देखिए, इनकी एक छोटी सी 13 फीट की नाव का एक तिनके के बराबर थी। 4 महीने बीत चुके थे और उनकी भूख और प्यास इस कदर बढ़ चुकी थी कि वो किसी भी चीज को खाने के लिए तैयार थे। ये लोग बेहोशी की हालत में बोट पर बैठे ही हुए थे कि एक समुद्री पंछी इनकी बोट के किनारे आकर बैठ जाता है। एल्वारंगा बिना देर किए उस पर झपटता है और तुरंत ही उस पक्षी को पकड़ लेता है। ये दोनों खुशी खुशी उस पक्षी का मांस खा ही रहे थे कि एल्वारंगा एक चीज नोटिस करता है। उस पक्षी के पेट में एक समुद्री जहरीले सांप का बच्चा था। वो अपने साथी को इस पक्षी के मांस को खाने से रोकता है, लेकिन भूख की शिद्दत इतनी बढ़ गई थी कि उसने सोच लिया था अगर वो इसे नहीं खाएगा तो मारा जाएगा, और यही सोच की वजह से वो उस पक्षी के मांस को खा लेता है। और इसका अंजाम ये होता है कि कुछ ही घंटों बाद उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ जाता है और वो बेहोश होकर उस बोट में ही गिर जाता है। एल्वारंगा इस चीज को देखकर घबरा जाता है और उसके पास जाता है। जैसे ही वो उसकी नब्ज चेक करता है, उसे समझ आता है कि वो अब इस दुनिया से जा चुका है। कोर्डोबा की मौत को लेकर एक दूसरी थ्योरी भी बताई जाती है, जिसमें कहा जाता है कि एल्वारंगा ने अपनी भूख मिटाने के लिए अपने दोस्त कोर्डोबा को मारकर उसका मांस खा लिया होगा। इस थ्योरी पर हम थोड़ी देर बाद बात करते हैं। अभी कहानी पर वापस चलते हैं। लगभग 6 दिनों तक वो कोर्डोबा के शरीर को बोट पर ही रखता है, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि वो पागल होता जा रहा है, और आखिरकार वो एक डिसीजन लेता है और अपने दोस्त की बॉडी को समुद्र के हवाले कर देता है। ये चीज करके वो पूरे तरीके से सहम चुका था। वो डरा हुआ था, लेकिन अभी उसे ये नहीं पता था ये तो सिर्फ शुरुआत है। आगे उसे ऐसे ऐसे खतरों का सामना करना है जिसमें एक आम इंसान अपना दम ही तोड़ दे। लेकिन जोश एल्वारंगा ने अपने हौसले को बहुत बुलंद रखा और टूटने नहीं दिया। वो बहुत अच्छी तरीके से जानता था कि अगर उसने अपने होश खो दिए तो वो समुद्र में हमेशा के लिए कहीं गायब हो जाएगा। भूख और प्यास से तो वो लड़ता ही आ रहा था, लेकिन उसका सबसे बड़ा दुश्मन था तन्हाई। इंसान को सोशल एनिमल कहा जाता है, यानी कि एक इंसान को हमेशा उसके आसपास लोग चाहिए होते हैं। ऐसे अकेले कई महीनों तक इस विशालकाय समुद्र में रहने की वजह से वो हेलुसिनेट करने लगा था। उसे लगता था उसकी बोट में आसपास कई सारी परछाइयाँ घूम रही है, लेकिन वो जब उसकी तरफ देखता तो वहाँ पर कुछ नहीं होता। कुछ दिन और गुजरते हैं और बारिश बिल्कुल ना के बराबर होती है, तो वो अपने आसपास अपनी बोट के आसपास तैरने वाले टर्टल्स को पकड़कर मारकर उनका खून पीने लगा, यहाँ तक कि उसे अपना यूरिन तक पीना पड़ा। ये करना उसके लिए बिल्कुल आसान नहीं था, लेकिन जब जिंदगी और मौत का सवाल हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। भूख, प्यास, डर, अकेलापन, ये सारी चीजें जैसे उसे खाई जा रही थी, लेकिन उसने जैसे तैसे अपने हौसले को बुलंद रखा। ऐसे ही कई सारे महीने और बीत गए, लेकिन एक दिन उसके सामने उम्मीद की किरण आती है। एक बहुत बड़ा कंटेनर शिप उसके नाव के बहुत करीब से गुजर रहा था। अचानक से उसकी आँख खुलती है उसकी आवाज़ को सुनकर, और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। वो अपनी शर्ट उतार कर हवा में फहराने लगता है, लेकिन अफसोस उसे कोई देख नहीं पाता।
आमतौर पर ये बड़े बड़े कंटेनर शिप्स के डेक पर ज़्यादातर लोग नहीं होते, वो ज़्यादातर नीचे वाले हिस्से में ही होते हैं, क्योंकि इतने बड़े पैसिफिक ओशन में तूफान आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और वो तूफान से बचने के लिए जितना हो सके अंदर या फिर नीचे वाली जगह में ही अपने आप को सेव रखते हैं। अल्वारेंगा इस तरफ चिल्लाता रहा, चीखता रहा, लेकिन अफसोस कोई उसे देख नहीं पाया और वो शिप वहाँ से कुछ ही मिनटों में उसकी आंखों से ओझल हो गया। अल्वारेंगा की हिम्मत टूट चुकी थी और वो बेतहाशा रोने लगा था। उसे एक चीज़ तो समझ में आ गई थी कि उससे यहाँ पर कोई बचाने नहीं आने वाला, जो कुछ करना है उसे खुद ही करना पड़ेगा। अल्वारेंगा को इस छोटी सी बोट में इस विशाल समुद्र में लगभग 8 महीने बीत चुके थे और उसने सरवाइव करना सीख लिया था। अब उसने हर चीज़ को बचा बचा कर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, जैसे कि वो मछलियों की बड़ी बड़ी हड्डियों से कांटा बनाता ताकि और मछलियाँ पकड़ सके। टर्टल्स को खाने के बाद वो उनके बचे हुए शेल में पानी जमा करने लगा। पकड़ी हुई मछलियों को वो सुखाकर रखने लगा ताकि ज़्यादा दिनों तक इस्तेमाल कर सके। लेकिन अल्वारेंगा का शरीर अब पूरे तरीके से टूट चुका था और वो बहुत कमज़ोर हो चुका था। अल्वारेंगा जब उस पोर्ट से मछली पकड़ने के लिए निकला था, जब वो बिल्कुल क्लीन शेव था, लेकिन यहाँ पर उसकी दाढ़ी बढ़ चुकी थी, बाल लंबे हो चुके थे, यहाँ तक कि उसके हाथों के नाखून 2-2 इंच लंबे हो चुके थे और उसका पूरा शरीर सिर्फ हड्डियों का ढांचा बन चुका था। ये सब होना भी काफ़ी नहीं था कि एक डरावनी रात आगे उसका इंतजार कर रही थी। जब वो एक रात अपनी इस बोट में आराम ही कर रहा था, अचानक से उसे शार्क के एक ग्रुप ने घेर लिया और उसकी बोट को जोर जोर से टक्कर मारने लगे, जिसकी वजह से उसकी बोट जोर जोर से हिलने लगी। अगर वो गलती से उस बोट से गिर जाता तो इसका मतलब था मौत। अल्वारेंगा ने उन शार्क्स पर हड्डियां फेंकी और दूर भगाने की कोशिश की, लेकिन अफसोस उसकी ट्रिक काम नहीं कर पाई। लगभग सुबह होते तक ये जंग चलती रही और आखिरकार वो शार्क्स उस बोट को छोड़कर दूर चली गई। अल्वारेंगा लोगों को और ज़मीन को देखने के लिए तरस गया था। यहाँ लगभग इस विशालकाय समुद्र में उसे 1 साल पूरा हो गया था। अल्वारेंगा की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वो खुद को भी आईने में अगर देखता तो डर जाता। लेकिन एक दिन फिर से उसे एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है। एक सुबह जब अल्वारेंगा अपनी आँख खोलता है तो उसे अपनी बोट के किनारे पर एक पंछी बैठा हुआ दिखता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि अल्वारेंगा काफ़ी एक्सपीरियंस्ड मछुआरा था और वो जानता था कि समुद्री पंछी कैसे होते हैं और ज़मीन पर रहने वाले, पेड़ों पर रहने वाले पंछी कैसे होते हैं। इस बार इसकी बोट के किनारे जो पंछी आकर बैठा था वो ज़मीन पर रहने वाला पंछी था, यानी कि उसके पास अब एक उम्मीद थी। उसके आसपास कहीं ना कहीं ज़मीन ज़रूर थी। अल्वारेंगा की हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि वो अपने शरीर को उठाकर सही से बैठ भी नहीं सकता था। उसने जैसे तैसे हिम्मत करके अपने आप को उठाया और उस बोट के किनारे से बाहर देखने लगा और जैसे ही उसने सामने देखा उसे उम्मीद की एक किरण दिखी। सामने था एक आइलैंड। अल्वारेंगा ने पागलों की तरह अपनी हाथ से ही उस बोट को चलाना शुरू कर दिया उस आइलैंड की तरफ। उसने लगभग 438 दिन बाद एक ज़मीन को देखा था। आप ज़रा सोच कर देखिए, एक इंसान जो लगभग 438 दिन से ज़मीन पर कदम भी नहीं रखा हो, उसके लिए तो ये चीज़ ऐसे ही थी जैसे कोई मरा हुआ इंसान वापस से ज़िंदा हो गया हो। वो पागलों की तरह पानी में हाथ मारने लगा ताकि उसकी बोट जैसे तैसे करके किनारे तक पहुंच सके। लेकिन वहां पर चलने वाली हवाएं यहाँ उसकी दुश्मन बन चुकी थी। वो हमेशा उसकी नौका को पानी के अपोजिट डायरेक्शन में बहा कर ले जाती। वो फिर से कोशिश करता, फिर से वो हवाएं उसे बहा कर ले जाती। अल्वारेंगा और हवाओं के बीच ये जंग लगभग 3 से 4 घंटों तक चली, लेकिन फाइनली अल्वारेंगा ने एक ऐसा डिसीजन लिया जिसमें उसे ज़िंदगी और मौत का फैसला करना था। अल्वारेंगा की शरीर में इतनी ताकत नहीं बची थी कि वो तैर कर उस आइलैंड तक पहुंच पाए, लेकिन वो यहाँ पर डिसीजन लेता है कि वो इस पानी में कूद जाएगा और तैर कर उस आइलैंड तक पहुंचेगा। क्योंकि अगर ज़रा सी और देर हो जाती और हवाएं अगर उसे उस समुद्र में वापस बहा कर ले जाती तो उसका मतलब तो मौत ही था। 438 दिन तक बोट में रहने की वजह से उसकी बॉडी को इस चीज़ की आदत पड़ गई थी कि ज़मीन हमेशा हिलती डुलती रहती है। इसलिए जब उसने ज़मीन पर पहला कदम रखा वो अचानक से गिरकर बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने उस बीच पर पड़ी मिट्टी को ज़ोर से कसकर पकड़ लिया और चीख चीख कर रोने लगा। 30 जनवरी 2014, लगभग 14 महीनों बाद इस इंसान ने वापस से धरती पर कदम रखा था और ये जगह थी इबोन एटोल आइलैंड। उस आइलैंड पर यह खूबसूरत सुबह थी जहां पर समुद्र की लहरों पर सूरज की किरणें झिलमिला रही थी। अल्वारेंगा ने एक बेहोश पड़े पड़े उसी बीच पर पूरी रात गुजार दी, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी। अगली ही सुबह रसल और एमी नाम का एक खूबसूरत कपल उस आइलैंड पर वेकेशन मनाने आया था। वो लोग उसी समुद्र के किनारे नारियलों को छीलते हुए बैठे थे कि उन्हें अचानक से अल्वारेंगा की रोने की आवाज़ आती है।
एमी और रसल बिना देर किए एल्वरेंगा की तरफ दौड़ते हुए जाते हैं। एल्वरेंगा की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि कोई भी इंसान उसे देखता तो वो डर ही जाता। उसकी स्किन धूप की वजह से पूरे तरीके से जल चुकी थी। समुद्र के खारे पानी ने उसे पूरे तरीके से निचोड़ कर रख दिया था। उसके बाल बड़े बड़े हो चुके थे, उसकी दाढ़ी बढ़ गई थी, उसके नाखून और उसके बदन पर कपड़े ना के बराबर थे। एमी एल्वरेंगा को देखकर डर जाती है और उससे दूर हट जाती है, लेकिन रसल हिम्मत जुटाकर उसके पास जाता है और उसे उठाने लगता है। जैसे ही रसल एल्वरेंगा को उठाकर खड़ा करता है, एल्वरेंगा फिर से बेहोश हो जाता है। एमी और रसल एल्वरेंगा को उठाकर उस जगह पर ले जाते हैं जहां पर वो लोग ठहरे हुए थे। कुछ मिनटों बाद एल्वरेंगा को होश आता है और वो चिल्लाने लगता है, एग्वा एग्वा, जिसका मतलब है पानी पानी। एल्वरेंगा स्पेनिश बोल रहा था, लेकिन ये कपल जो है वो इंग्लिश बोलता था। वो उसकी भाषा को समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन एक चीज़ एल्वरेंगा को देखकर ये साफ समझ रहे थे कि ये कई महीनों से भूखा और प्यासा है। तो बिना देर किए थोड़ा सा खाना और पानी लाकर उसे देते हैं। 14 महीनों के बाद पहली बार एल्वरेंगा इंसानों के हाथों का बना खाना खाता है और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगता है। उसका ये रोना दर्द से नहीं था, बल्कि खुशी के आंसू थे। रसल और एमी बिना देर किए वहाँ की लोकल अथॉरिटीज़ को कॉल करते हैं और वो लोग आकर एल्वरेंगा की हालत को देखकर यकीन नहीं कर पाते कि ये इंसान आखिर जिंदा कैसे है। एल्वरेंगा वहाँ की लोकल अथॉरिटीज़ को अपनी पहचान बताता है और वो उसके बॉस को कॉल करवाने लगवाता है। दूसरी तरफ एल्वरेंगा का बॉस फ़ोन उठाता है और जैसे ही वो उसकी आवाज़ सुनता है, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसे इस बात का यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर जोश एल्वरेंगा जिंदा कैसे है, क्योंकि आज से 15 महीने पहले वो उस पोर्ट से निकला था जहाँ से कभी वो वापस ही नहीं आया। एल्वरेंगा की ये दर्द भरी कहानी सुनकर वहां पर मौजूद सारे लोगों के आंखों में आंसू आ गए थे और उनकी रूह कांप गई थी। एल्वरेंगा का बॉस उन लोकल अथॉरिटीज को फोन पर यह चीज कंफर्म करता है कि हाँ, एल्वरेंगा उसी के यहाँ पर काम किया करता था और वो उसी के लिए रोज समुद्र में जाकर मछलियां पकड़कर ले आता था। उसने उन लोगों को बताया कि लगभग 5 दिनों तक उन्होंने एक सर्च ऑपरेशन भी चलाया था, लेकिन जब इनकी बोट का कोई नामो निशान नहीं मिला तो फाइनली उन्हें सर्च ऑपरेशन बंद करना पड़ा, क्योंकि वो तूफान ही इतना खतरनाक था कि इन्हें उम्मीद नहीं थी कि उस तूफान में जाने के बाद जोश एल्वरेंगा और उसका दोस्त जिंदा बच पाया होगा। मैक्सिको से इबॉन एटॉल आइलैंड पर एल्वरेंगा को लेने के लिए हेलीकॉप्टर भिजवाया जाता है और उसे वापस मैक्सिको लेकर आया जाता है, लेकिन अभी उसकी ये लड़ाई पूरे तरीके से खत्म नहीं हुई थी। एज़ेक्विएल कॉर्डोबा की फैमिली ने उस पर एक केस फाइल कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि उनके बेटे को एल्वरेंगा ने जान से मारकर उसको खा लिया होगा, लेकिन एल्वरेंगा ने इस क्लेम को नकार दिया। उसने लोगों को सच्चाई बताई कि वो एक जहरीला पंछी खाने की वजह से खुद मारा गया था और उसने शांतिपूर्वक उसकी लाश को समुद्र के हवाले कर दिया। कुछ दिन ये कानूनी दाव पेच चले और फाइनली एल्वरेंगा केस को जीत जाता है। जोश सैल्वाडोर एल्वरेंगा की ये सर्वाइवल की कहानी हमें ये सीख देती है कि जिंदगी में हमारे सामने कितनी ही मुश्किलात क्यों ना आ जाए, हमें आगे बढ़ते रहना है। उसने कई तरीके की मुसीबतों का सामना किया, भूख, प्यास, शार्क, समुद्री तूफान और विशालकाय समंदर खुद, लेकिन फाइनली उसने हिम्मत नहीं हारी। यही चीज़ से हमें सीखना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी में कितनी भी सारी मुश्किलात आ जाए, हमें हारना नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि जोश सैल्वाडोर एल्वरेंगा की ये सर्वाइवल कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो एक लाइक तो बनता है, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। और अगर आपको ऐसे ही मिस्टीरियस या फिर सर्वाइवल स्टोरीज देखना पसंद है तो मेरे चैनल पर जाकर ये वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।